नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बदलाव से बढ़ेगी धार, कांग्रेस पकड़ेगी रफ्तार। क्या होगा, क्या मसला है, कैसे कांग्रेस और ज्यादा एज्ड होगी या फिर धारदार होने से उसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट करें। विजयपुर में मिली विजय के बाद से कांग्रेस को उम्मीदों के पंख लगे हुए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 2028 की तैयारियों में जुट चुके हैं। पटवारी की पलटन मोर्चा संभाल चुकी है। अब कांग्रेस जल्द ही संगठन में निचले स्तर पर बदलाव करके बीजेपी के मजबूत संगठन से टक्कर लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस संगठन में जल्द होंगे कई बड़े बदलाव। कई जिलों के बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष। ब्लॉक कांग्रेस के पद पर भी दिखेंगे नए चेहरे। ग्राम और वार्ड समितियों का भी होगा गठन। गांवों में जाकर पटवारी करेंगे कार्यकर्ता पंचायत। निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद। गुटबाजी पर लगाम लगाने में जुटे हैं पटवारी। कांग्रेस 2028 चुनाव पर कर रही है फोकस। पिछले दिनों पीसीसी चीफ पटवारी ने गुटबाजी को पार्टी के लिए कैंसर बताया था। पटवारी समझते हैं कि मजबूत संगठन के सहारे ही वो बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं। तभी तो कांग्रेस अब संगठन को निचले स्तर से मजबूत करने, धार देने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष जी बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाएंगे, कार्यकर्ताओं को बैठेंगे और अगर कहीं किसी का मन मुटाव है तो वो भी उससे समाप्त होगा। और जो पंचायत कांग्रेस बनना है, वहाँ मुखिया बनना है, तो वो भी यूनानिमस नाम निकल के आएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा और मैं समझता हूँ कांग्रेस की ताकत इससे बढ़ेगी। कांग्रेस मजबूत संगठन खड़ा करने में जुटी है तो बीजेपी पहले की तरह कांग्रेस की तैयारियों को गुटों में बटी बता रही है। कांग्रेस बुरी तरह से टूट गई है। कांग्रेस का नेता और नेतृत्व, कांग्रेस का संगठन ये लचर हो गया है। रोज नित नए बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विघटन की ओर आते हैं। संगठन में विघटन कभी नहीं चलता है और कितना भी कर ले, ग्राम पंचायत स्तर पर चाहे पंचायत सम्मेलन कर ले, ये बात बनने वाली नहीं है। कांग्रेस 2028 की तैयारी में जुटी है। उसको तैयारी में एक तरफ जहां आर्थिक रूप से पार्टी को मजबूत करना है, तो वहीं संगठन को मजबूत करके बीजेपी के मुकाबले में खड़ा करना है। अगर कांग्रेस संगठन और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सफल रही तो 2028 की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी, जो कांग्रेस की दशा बदलकर नई दिशा देने वाला भी साबित हो सकता है। नमस्कार एक बार फिर, और चलिए आज का हमारा मुद्दा है बदलाव से बढ़ेगी धार, कांग्रेस पकड़ेगी रफ्तार। एक समय था जब बीजेपी के नेता 1980 के पहले जनसंघ और 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी साइकिल पर निकलते थे। चना और मुरमुरा लेकर झोले में वो रहता था, क्योंकि दिन में लंच कहाँ होगा, डिनर कहाँ होगा, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये वो नींव के पत्थर थे, स्टेपिंग स्टोन थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शिखर यात्रा में अहम रोल प्ले किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने शिखर से सफर शुरू किया और वो पहुंची है नीचे। उसके लिए ये मंजर बड़ा अलग है, मुख्तलिफ है कि हम तो कभी जमींदार और राजा होते थे, ये क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो कांग्रेस के लिए समझना कठिन है, लेकिन रास्ता एक ही है। जो बीजेपी का रास्ता था, कांग्रेस का रास्ता भी वही है। और कांग्रेस समझती तो है, लेकिन क्या जमीन पर उतार पाएगी उसे, यही बड़े सवाल हैं। पहला सवाल देखिए, क्या बदलाव से बढ़ेगी कांग्रेस संगठन की धार और रफ्तार? क्या बीजेपी के मजबूत संगठन से टक्कर की तैयारी कर रहे हैं पटवारी? क्या कांग्रेस की 2028 की तैयारी बीजेपी की रणनीति पर असर डालेगी? ये वो सवाल हैं जो बहुत अहम सवाल है, क्योंकि रास्ता एक ही है। आपको उस बीजेपी से लड़ना है जो हारी हुई बाजी को भी जीतना जानती है, क्योंकि उसके पास उसके आनुषांगिक संगठन हैं, आरएसएस का पैट्रोनेज है और ऐसे कार्यकर्ताओं की भरमार है जो कितने नाराज हों अपनी पार्टी से, लेकिन जब चुनाव आता है तो जिताकर फिर मुंह फुलाकर किनारे बैठ जाते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, जो काम दिया गया था कमल के लिए हमने किया, प्रत्याशी के लिए नहीं किया। बहुत वक्त लगता है किसी पार्टी को इस तरह से शेप अप करने में। आज के जो हमारे मेहमान हैं, मिलिए। शैलेंद्र पटेल जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक और बहुत ही अलग व्यक्तित्व के धनी है, इस मायने में कि शालीनता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। आजकल स्टूडियो नहीं आते हैं, अपने कक्ष से ही बैठकर प्रणाम करते हैं उनको, वहीं से बहुत प्रणाम है।
और आमंत्रण है कि बहुत दिन हो गए तो एक आध दिन पधार भी जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मनोज, सबसे आपके आदेश का पालन होगा। जी नहीं आदेश नहीं, निवेदन है सर। मनोज जी, मुझे समझाइए ज़रा कि बीजेपी के बराबर आने के लिए कांग्रेस को रास्ता तो यही अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन वो जज्बा जो है, जो जज्बा आना चाहिए वरिष्ठ नेताओं में, युवा नेताओं में, जीतू पटवारी एक युवा नेता है, अब उनके साथ जो टीम खड़ी है, कई डायलेमा यही दिखता है कि भैया हमको बैठक में नहीं बुलाते, हमसे बात ठीक से नहीं करते। तो किस तरह से आप इस रोड मैप को देखते हैं? नब्ज तो पकड़ लिए पटवारी साहब ने, चलना ऐसे ही है, संगठन मजबूत करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जीतू पटवारी ये समझ रहे हैं कि यदि मुझे चलना है, कौन क्या कह रहा है उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना। यदि वो लेंगे तो फिर वो जो सोच कर चल रहा है उसमें पिछड़ जाएंगे। लेकिन एक रफ्तार जो आप पकड़ने की बात कह रहे हैं, जीतू पटवारी जी ने रफ्तार पकड़ी है, पर पार्टी को उस तरह की रफ्तार और पकड़ना पड़ेगा। शरद जी, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, ये लंबे अरसे के बाद आप देख रहे हैं कि संगठन सक्रिय है। और जब संगठन सक्रिय होता है, जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो सक्रियता कुछ ना कुछ तो एक रास्ता निकालती है। तो पंचायत तक जाने की जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें एक तो ये कि संवाद स्थापित होगा। जब तक आपका संवाद नहीं होगा, जब आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अभी विधानसभा स्तर पर जो बैठकें होती है उसमें आप जाते, आप जो कहते हैं वो कार्यकर्ता सुन लेता, लेकिन जब आप पंचायत स्तर पर जाएंगे, जैसी तैयारियां हैं कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। पर बड़ी बात यही है, क्या वो लोग जब पीढ़ी बदलने के बाद जिनके मन में कुछ नाराजगी है, उनके बीच समन्वय कैसा होगा? तो अभी तो थोड़ा सा उसमें अभाव दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका एक मैकेनिज्म है कि कब सत्ता बदल जाए, कब जनरेशन बदल जाए, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है। हालांकि बीजेपी में भी इस बार आपने देखा है कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है रफ्तार ठीक पकड़ी है। और यदि ऐसा चलते रहे तो 2028 का चुनाव बहुत अलग दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कांग्रेस को समझना तो पड़ेगा ही कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है और कैसे वो संगठन को अपने और शार्प बना सकती है, मजबूत बना सकती है। दुर्गेश केशवानी जी, निश्चित तौर पर ये बात कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ भी कहते थे कि हमारी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो नब्ज पर हाथ तो उनका भी था, उनके पहले वाले नेताओं का भी हो सकता है हो, और जीतू पटवारी जी ने तो कैंसर कह के बहुत बड़ा ही एक कन्फेशन किया है। मैं उनको इसके लिए श्रेय दूंगा कि उन्होंने सबके सामने ये कहकर अपनी बात मानी है कि हाँ भैया, कमज़ोरी को छिपाने से वो और बढ़ती है। आपको अगर उसको सामने लाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं के, तो ये काम बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। आप किस तरह देखते हैं नीचे ग्राउंड लेवल तक कांग्रेस की इस तैयारी को कि वो निचले स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने में कामयाब हो? देखिए शरद जी, जो आज ये कांग्रेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसीलिए ही उनका आज का ये मूवमेंट था, ये आज की बात थी कि हम कैसे सुर्खियों में आ जाएं, हम कैसे दिख जाएं, हम कैसे छप जाएं, उसके लिए ही इतनी शरी थी। बाकी संगठन को तो आप भी बहुत बहुत करीबी से जानते हो, इनके संगठन को, और हम भी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि इनके लिए परिवार ही पार्टी है और हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। जो बेसिक डिफरेंस है इस बात से ही समझ में आ जाता है। अब ये बूथ स्तर की बात करें, जब कमलनाथ जी सरकार में थे तो ये 27,000 पंचायतों की बात करते थे, एक पंचायत में नहीं जा पाए ये लोग गौशाला खोलने के लिए, जब सरकार के रहते हुए नहीं जा पाए, तो अब तो बहुत दूर की बात है। और जीतू पटवारी जी को जिसके लिए आप शाबाशी दे रहे हैं, उनकी आप पीठ थपथपा रहे हैं, तो उन्होंने तो बता ही दिया है कि हमारे कांग्रेस में कैंसर है। और आज जिस धार की और रफ्तार की बात हो रही है, तो उस रफ्तार में किस गुट का पहिया कहाँ लगा हुआ है, लेकिन दुर्गेश जी, क्या अपनी कमजोरी को स्वीकार करना बहुत साहस का काम नहीं है? कितने लोग हैं जो ये मानते हैं? आप बताइए, आपकी तरफ से क्या कमजोरियां बीजेपी में नहीं हो सकती हैं? नहीं होंगी? देखिए शरद जी, अगर इन चीजों को मानना है तो ऊपर से बदलाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो असफलताओं का ताज जीतू पटवारी जी पहन के चल रहे हैं। उनके समय पे कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गई लोकसभा में, उनके समय 5.5 लाख से कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए, और अन्य जो बातें, हम चुनाव हारना और ये सब चीजें इंगित करता है कि अगर आप बदलाव करने के पक्ष में हो, अगर आप नीचे तक जाने के पक्ष में हो और सब चीजों को खड़ा करना है, क्योंकि चुनाव में पूर्व में भी हम कई बार आपके चैनल पर बैठ के हमने इस बातों को रखा है कि कांग्रेस के पास बूथ पे बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं होते, वो पेड वर्कर का सहारा लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और हमारे 65,865 बूथ
कार्यकर्ता है हमारे पास, हम फिजिकल उनसे मिले हुए हैं, हम डिजिटल उनसे संपर्क में, और हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक जो पन्ना प्रमुख है वहां तक जाके वो अपनी गली मोहल्ले में जो उनके घर है वहां तक हमारा कार्यकर्ता की रीच है। हमारा कार्यकर्ता जी। सेवा सर्वोपरि मान के आगे बढ़ता है और अपने बिल्कुल, अपने आप ये आसपास बातें के सारी मोहल्लों आपकी बातें सही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये बीजेपी की ताकत है, बीजेपी की शक्ति है। एक छोटी सी बात कह के मैं शैलेंद्र जी की तरफ चलूंगा। बात चल रही थी कि क्या अपनी कमजोरी को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। 22 साल पहले की बात है, मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी का संवाददाता था, युवा संवाददाता। अभी बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उस समय एकदम युवा था। तो कप्तान सिंह सोलंकी जी से मेरी बात हो रही थी, जो उस समय 2003 के चुनाव के संगठन महामंत्री थे। एक शाम मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनसे कहा कि कुछ खबर, क्या है खबर। उन्होंने कहा आज बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, आप लिखिए। प्रोफेसर थे तो उनका अंदाज थोड़ा अलग होता, बोल लिखिए आप, मैं बोल रहा हूं। मैंने कलम उठा ली, मुझे लगा कोई बड़ी खबर होगी, नियुक्ति वगैरह की। उन्होंने कहा लिखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह भरोसा ही नहीं है कि वो दिग्विजय सिंह के 10 वर्ष के कथित कुशासन को हटाकर अपनी सरकार बना सकता है। मैं चौंका, मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप। बोले वही जो मैंने आपसे कहा। मैंने कहा ये बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता को भरोसा नहीं। उन्होंने कहा शरद जी, ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि मैं उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए कबीर की तरह उलट बांसी कर रहा हूं। मैंने कहा हेड्स ऑफ सर। तो कई बार ये कमजोरी आपके स्वाभिमान को जगाती है, जब आप कहते हैं कि क्या दम नहीं है, जोर लगा के हईशा, ये बात हो जाती है। तो हमेशा ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, बहुत सारी बातें आपने कही। मुझे लगता है कि ये आधे घंटे का कार्यक्रम बहुत छोटा है इन सब बातों के लिए। शुरुआत में आपने कही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ बड़े सम्मान से, कि कांग्रेस शिखर पे थी नीचे आई। कांग्रेस तो जब चालू हुई जब देश गुलाम था और कुछ भी नहीं था। कुछ बहुत चुनिंदा लोगों ने शुरुआत की, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के विकास में लगातार काम करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ, ये पिछले 10-15 सालों का जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं रहा गया सरकार में, और खासकर मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से हम सरकार में नहीं है। ये बात आपकी सत्य है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जब हम कमज़ोर हुए हैं तो निश्चित रूप से उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से पार्टी जो कांग्रेस की मूल भावना है वो संगठन से ज़्यादा एक आंदोलन वाली पार्टी रही। देश की आज़ादी के आंदोलन रहे हैं और कई आंदोलनों से गुजर कर निकली हुई पार्टी है। तो लेकिन आज संगठन की तरफ हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसीलिए लगातार नित्य नए प्रयोग करते हुए हम पहुंच रहे हैं। और जो पंचायत स्तर की मेरा एक छोटा सप्लीमेंट्री सवाल है। गुटबाजी आपके लिए ज़्यादा चिंता की वजह है कि बीजेपी के मजबूत संगठन के मुकाबले आपका संगठन उतना मजबूत नहीं? देखिए, अगर बीजेपी का संगठन मजबूत है तो ये हमारे लिए चैलेंज है, और वो भी इसी देश में और हमारे आसपास के ही लोग हैं। अगर वो संगठन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई वो अलग से तो आए नहीं है, कोई अवतारित तो है नहीं है, सीधा हुआ है। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? संगठन करना कोई एक व्यक्ति कर सकता है कि मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता, तो वो उसकी खुशफहमी होती है, वो उसकी जो ठीक है जो भी रखे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और हमने तो किया हुआ है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तो हमें तो अब अपना संगठन ही तो खड़ा करना है। कौन सी उसमें बड़ी भारी बात है? लेकिन जो वंस अपॉन ए टाइम वाली बात है सर। कोई बात नहीं, समय बदलता है, रात आती है, दिन आता है। बीजेपी के पास भी अब वंस अपॉन ए टाइम वाले कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं, प्यारेलाल खंडेलवाल जी हैं। अब जो पार्टी नेता हैं वो एक अलग टीम के साथ चलते हैं। मेरी बात मैं कंप्लीट करता हूं। असल में समय बदलता है और बदलाव के साथ चीजें आती, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। आप कहीं पे भी देख लें, आज बीजेपी अगर जीत रही है तो अच्छी बात है, कभी कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन समय बदलेगा तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बदलेगा। और आज जो जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी को जब नया नेतृत्व मिला है, मध्य प्रदेश में नई चीजें आए, लगातार काम हो रहा है। और जो पंचायत स्तर पे जो बात आपकी चली, किस तरीके से जाएंगे विधानसभा में, अभी मनोज जी से मेरी बात हो रही थी कि विधानसभा में जाकर पंचायत लगाएंगे का मतलब क्या है कि हम लोगों की सुनेंगे, कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, लोगों की तकलीफें भी सुनेंगे। सिर्फ वन वे नहीं होगा कि हम बोलेंगे और आप सुनते रहो, हम जो कहते रहे वो करते रहो। संगठन आज मैं नहीं कहना चाहता भारतीय जनता पार्टी की जैसी मर्जी वैसी चलाएं, क्योंकि उनका दल है, लेकिन हम एक तरफा नहीं चलाना चाहते। हम चाहते हैं सबकी बात आए, सबका इनपुट आए। और मध्य प्रदेश खास तौर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहा है, युवाओं में रोजगार नहीं, किसान परेशान है, हम विपक्ष के नाते दूर करके और वो लड़ाई लड़ें। हमारी लड़ाई 2028 या 29 की नहीं है शरद जी, हमारी लड़ाई है 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की, नगरीय निकाय की। हम ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले, ताकत मिले, और वो हमने लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ ली तो 28-29 तो हो ही जाएगा। मनोज जी, मैंने जो बीजेपी की पिछली सरकारों में देखा, जब तक सुंदरलाल पटवा जी थे, पक्षाघात ने उन्हें परेशान किया था।
लेकिन वो हर बड़ी मीटिंग पर मैं देखता था कि उनको ससम्मान ले जाया जाता था। कैलाश जोशी जी जब तक रहे, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मीटिंग में या कैलाश जोशी जी ने या सुंदरलाल पटवा जी ने या और तमाम जो वरिष्ठ ने, किसी ने ये शिकायत की हो कि हमारी सुनी नहीं जाती, हमें कोने में ढकेल दिया गया। इवन लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उनकी तरफ से कभी कंप्लेंट नहीं आई। अब ये हम नहीं जानते अंदर क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ मुझे किनारे ढकेल दिया। मुरली मनोहर जोशी जी ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस का कल्चर मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की ये कमजोरी है, कांग्रेस में कहा जाता है इन सबको, लेकिन यही उसकी चुनौती भी है। कैसे देखते हैं इसको, समन्वय, बड़े कनिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता? देखिए, ये तो करना ही पड़ेगा शरद जी, लेकिन समय के साथ बदलाव आपके भीतर भी आना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी उस रफ्तार या उस तरह से अपने आप को बदलने में लगी है, तो वही रफ्तार शायद राहुल गांधी समझ रहे हैं। आप देखिए, बड़ी तेजी के साथ युवाओं को मौका उन्होंने दिया। आप कब तक रहेंगे? लेकिन बीजेपी एडजस्ट कर देती। आपने कहा कि वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती, पर उसका असर भी आप देख रहे हैं शरद जी कि ये पहली बार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के भीतर। अभी कह रहे थे दुर्गेश जी, पर थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी झांकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता 2018 में तो चुनाव आप हारे ना, तो वो क्यों था? उसकी वजह वही सब थी जिसकी तरफ विजयपुर में भी सफलता, विजयपुर में अभी 2 चुनाव जीतू पटवारी ने जीते, तो उनके खाते में 2 चुनाव जाते हैं। 2 इसलिए कहूँगा कि बुधनी की जो जीत का अंतर है वो 1 लाख से 7,000 पर आ जाती। कहाँ 1 लाख, 1.25 लाख, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अति उत्साह भी नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में भी। और आप ये मत समझिए, कछुआ खरगोश की चाल को भी कभी कभी समझना पड़ेगा कि चलते चलते आदमी वहीं पहुंच जाता, क्योंकि वो आप जैसा कह रहे थे अर्श से फर्श पर आए, और आप जब फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं तो कुछ बीमारियां, मैं नहीं कहूँगा कि जीतू पटवारी की तरह मैं कहूँ कि कैंसर या इस तरह की, लेकिन कुछ बीमारियां तो आ गई है। तो आपको भी अपनी बीमारियां ठीक करना पड़ेगी। यदि जीतू पटवारी ये समझ रहे हैं कि हमारी बीमारी ठीक करना है, तो हमें खरी खोटी सुनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ बैठकर मिलना पड़ेगा, समन्वय बैठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप यही कहते रह जाए और वो कांग्रेस जिस रफ्तार में बढ़ रही है उसको देखते रह जाए। दुर्गेश जी, एक मिसाल दी जाती है शायरी में कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। तो सावधान तो आपको भी रहना पड़ेगा कि कांग्रेस का दर्द हद से गुजर गया और गुजरता ही जा रहा है तो ये दवा बन जाएगा, मेडिसिन बन जाएगा अगर, तो फिर ये ताकत बढ़ाएगा अपनी। जैसा कई बार कहा जाता है कि किसी को कितना कोसोगे, बार बार उसको हिकारत से देखोगे, बार बार कहोगे आप किसी काबिल नहीं हो। कई बार घर का वही लड़का कमाल कर देता है। और 2018 में इसी लड़के ने, अगर कांग्रेस से हम इसकी तुलना करें तो इन्होंने ही कमाल कर दिया था। भले ही 14 महीने में आपका नाम लूं, मतलब बीजेपी का नाम लूं कि आपने कालीन ही खींच दिया उनके पैरों के नीचे से। जी देखिए शरद जी, जो 18 की बात मनोज जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कुछ गिनती में कम थे उसमें, और सीटों के हिसाब से जो गिनती थी उसमें कम थे, पर वोट जो परसेंट था वो हमें जनता ने स्वीकार किया था। रही बात कांग्रेस अब धीरे धीरे आप देखिएगा धरातल की ओर नीचे नीचे अस्त होती जा रही है। इसका कारण ये है कि जनता से ये लोग विश्वास खो चुके हैं अपना। ये आज अपनी लड़ाइयों, अपने कैंसर और अपनी इन बीमारियों में ही उलझे हुए हैं। जनता के हित की बात करने का कहीं किसी के और समय नहीं है। हर गुट अपनी बात कर रहा है, हर गुट अपनी धार बढ़ा रहा है, हर गुट गाड़ी और इनकी जो कांग्रेस का रथ है उसको पंचर करने में लगा हुआ है। तो ये इनकी बीमारियां हैं वो इनको मुबारक हो। निश्चित रूप से मनोज जी ने एक सही बात कहकर अपनी बात को कहा कि हमें भी अपनी बीमारियों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हम फर्श से लेकर अर्श की तरफ बढ़े। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे हमारे बूथ में सतत बैठकें होती हैं, आपसी कार्यकर्ताओं का मेलजोल होता है। उसके बाद आप मंडल पे आ जाइए, मंडल में सतत बैठकों की जानकारी आपको भी आती है। आप जो चैनल है उस पे दिखते भी हमारी बैठकें। उसके बाद हम जिले की बैठकें, प्रदेश की बैठकें, देश भर में बैठकें। हम बैठक के माध्यम से सतत अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है, हमें अपने और अच्छा, क्योंकि सेवा हमारा ध्येय है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि सबका साथ वहाँ पे वो लोग लेके करेंगे। तो हम तो उसी मूल मंत्र पर चलने वाले, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब मूल मंत्र हमारा ये है तो हम निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश की जनता की, देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जनता बार बार हमें चुनने का काम कर रही है। जी शैलेंद्र जी, सवाल ये भी है कि आप नेशनल लेवल पर भी विखंडन का शिकार दिख रहे हैं। दिल्ली में सारी पार्टियां आमने सामने हो गई, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक्सेप्टेंस की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्राइसिस जो है, बीजेपी ने एक हड़कंप पैदा किया है, या खुद ही एक पावर हंगर है क्या कहें,
इसकी एकजुटता ना नेशनल लेवल पर एलाइज में दिखती है, तो कैसे इसको आप अपने संगठन में, प्रदेश में उतारेंगे? देखिए, दो बातें। एक तो दुर्गेश जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने ऐसा लगाया कि बहुत नकार दिया। 40% वोट मिले हैं पिछले चुनाव में कांग्रेस को, 48, 4% का फर्क रह गया। इतने सारे संगठन, इतना सब कुछ, मोदी सब कुछ, और जो जो नहीं होता है, मैं डिबेट का वो नहीं कहा, उसके बाद भी 40%। तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस तो भैया गई, गलत फहमी में छोड़, कोई बात, मैंने बिल्कुल नहीं, आप रखिए, सुनिए, उन्होंने बहुत गरिमा से सुना। देखिए दुर्गेश भाई, आप बहुत शालीन प्रवक्ता हैं। देखिए, कोई इशू नहीं, आप जो सोचना आपकी मर्जी, हमें हमारा काम करना है, हमें विपक्ष का भूमिका निभानी है, हमारा संगठन मजबूत करना है, और मध्य प्रदेश को जो आज एक अंधकार में धकेल दिया, उससे हमें बाहर निकालना। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा राहुल गांधी जी को लेकर, वो जो गठबंधन हुआ था, मुख्यतः उस समय चुनाव को देखकर वो गठबंधन हुआ था, सामने था, उसके परिणाम भी आए। कांग्रेस ने लगभग दुगनी सीटों के आसपास पहुंचे पूरे देश में। वो तो थोड़ा बहुत फर्क रह गया, नहीं तो सरकारें कहीं और होती। उसके बाद थोड़ा आज कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन वो भी समय आके उसको भी सुलझा लिया जाए। और राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बदलाव लेकर आएंगे। निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां जिस चौराहे पर आज खड़ी हैं, उस चौराहे पर एक शक्तिशाली बीजेपी है, जिसको महाशक्तिशाली भी कहा जा सकता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण की जरूरत उनको भी उतनी ही है जितनी कांग्रेस को है। कांग्रेस के पास एक ये कार्ड है कि वो लगातार हार का सामना कर रही है, और वापसी वही करता है जो लगातार हारता है। ये उनका प्लस पॉइंट है, लेकिन क्या वो इस प्लस पॉइंट को कैश करा पाते हैं, या मजबूत बीजेपी के आगे मनोबल हार जाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।